नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे संवाद के आज के ब्रॉडकास्टिंग में। हमारे खास मेहमान हैं ज्योतिलाल शर्मा सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सर ने अपने जीवन में पत्रकारिता को किस तरह से अपना जीवन दिया है और पूरी तरह से इनसे हम बात करेंगे कि सर को इस लाइन में जो आए वो किससे प्रेरणा लेके आए। सर, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। और आप सर एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और सर आपका जीवन जो रहा वो पत्रकारिता में और जनता की सेवा में ही लगा रहा। सबसे पहले जनता यही जानना चाहेगी कि आखिर ज्योतिलाल शर्मा जी कौन है सर? देखिए, मैं यहाँ सहारा समय के लिए काम कर रहा हूँ। 2003 से सहारा समय में हूँ और राष्ट्रीय सहारा में 92 में आ गया था। 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता का जो कार्यकाल है मेरा, वो सहारा ग्रुप के साथ है। उससे पहले जो 90 का दंगा हुआ, मैंने दैनिक जागरण के लिए कार्य किया और उस दंगे को कवर करके बहुत नज़दीक से समाज को जाना और देखा और पहचाना। हर क्षेत्र में जो ब्यूरोक्रेसी में समाज को और पॉलिटिक्स को समझने का और जानने का मौका करीब 3 दशक पहले ये मिला और मैं अब पत्रकारिता के क्षेत्र में यहाँ कार्य कर रहा हूँ और एक संगठन है श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, उसका मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ। बिल्कुल सर, आपने बचपन में आपके परिवार में आपके माता पिता द्वारा उन्होंने ये सपना देखा होगा कि मेरा बेटा पुलिस बने या डॉक्टर बने, ऐसा कुछ आपने भी कभी कुछ सोचा था सर उनके? फिर आप पत्रकारिता लाइन में क्यों आए सर, ऐसा क्या सोचा आपने? देखिए, शुरू से ही मेरा मिशन ये था कि समाज सेवा का जी। कभी ये नहीं सोचा था, मैंने ये सोचा था कि देश की सेवा के लिए जाऊं और मन था सेना में जाने का जी। लेकिन ईश्वर को किससे क्या काम लेना है ये उसने तय कर रखा। मेरा रुझान जब मैंने देखा, समाज में बड़ी नज़दीकी से देखा, पुलिस को देखा, प्रशासन को देखा, तो हमने देखा सेना में जाने के बजाय अगर इस समाज सेवा को देखा जाए, सीमा पर तो बहुत स्कोप है काम करने का, बहुत लोग हैं, हर आदमी सेवा कर रहा है, लेकिन इस समाज की सेवा भी होनी चाहिए। और हमने देखा इस क्षेत्र में जहाँ नेताओं को देखें, जनप्रतिनिधियों को देखें या किसी भी क्षेत्र में आप अगर देखें तो मैंने ये महसूस किया कि पत्रकारिता का जो पेशा है उसमें आप ज़्यादा सेवा कर सकते हैं और बड़ी नज़दीकी के साथ समाज से जुड़ सकते हैं और किसी की मदद कर सकते हैं। तो यही मन में विचार आया, उसको देखते हुए हमने पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, क्योंकि पत्रकारिता पहले समाज सेवा का एक माध्यम मानी जाती थी। जी सर। आज पत्रकारिता भले ही व्यावसायिक हो गई हो, लेकिन पहले ये था कि आप किसी की मदद करना चाहते तो इस क्षेत्र से ज़्यादा सम्मान भी इसमें सबसे ज़्यादा था और व्यावसायिकता नहीं थी पूरी तरह से। तो हम लोग ये मिशनरी पत्रकारिता की भावना से इससे जुड़े और सोचा कि समाज का क्या भला हो सकता है, किस क्षेत्र को कहाँ की समस्या उठानी है, उसको लेकर के हम इस क्षेत्र में आए। सर, जब आपने पत्रकारिता शुरू करी तो आपने क्या संघर्ष सर आपको झेलना पड़ा? किस तरह के विवाद और किस तरह का मामला आपके बीच रहा? और जो आप आज एक लंबा दशक है जो आपने इस पीढ़ी को एक दिल से जिया है और कहीं ना कहीं आपने जनता की मदद की है और आज भी आप पत्रकारिता ही कर रहे हैं और जो लोग मजबूर हैं उनकी कहीं ना कहीं सर आप मदद ही करते हैं। मैं ये जानना चाहेंगे, दर्शक भी जरूर जानना चाहेंगे कि ज्योतिलाल शर्मा जी को आखिर अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, ये जो आज आप बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आज समाज की आज सेवा कर पा रहे हैं, तो उसके लिए सर आपको कितने संघर्ष करने पड़े और क्या जीवन जीना पड़ा सर? देखिए, संघर्ष की जहाँ तक बात है, कोई भी पत्रकार हो उसको बिना संघर्ष के कोई मुकाम हासिल नहीं होता। आज हमको ये जरूर महसूस होता कि आज मैं ज्योतिलाल शर्मा को 30 साल हो गए और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, या आप ही आज इस क्षेत्र में पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आप संघर्ष करके आज इस मुकाम पर पहुंच गए, आपको रात दिन एक प्रयास करना पड़ता है। आज तो पत्रकारिता बड़ी आसान हो गई, आज आप एक परिवार बड़ा हो गया पत्रकारिता का। अब तो ये कि एक खबर होती तो सब लोग आपस में शेयर कर लेते हैं सर। पहले ये होता था कि जिसके पास जो खबर होती थी वो उसकी एक्सक्लूसिव होती थी। हमने देखा मिशनरी पत्रकारिता में ये रहा, जब प्रिंट के से काम शुरू किया। जी सर। और प्रिंट में हम लोग ये पूरा दिन दिमागे लगाते थे कि आज कौन सी एक्सक्लूसिव खबर निकालें, आज कौन सा घोटाला उजागर करना है। आज हमने देखा किस क्षेत्र में ज़्यादा करप्शन है,
हमने वो दौर देखा जब पत्रकार थाने में चला जाता था तो सारा काम इधर उधर के जो गैर कानूनी काम करने वाले थे वो थाने से बाहर दिखाई देते थे, और एक अघोषित रूप से लोगों को ये रहता था यार अखबार वाला आ गया, पत्रकार आ गया, तो उसको देख करके कोई पैसे की बात करना तो दूर, इधर उधर की बात भी नहीं कर पाता था, छुपते थे। तो हमने वो दौर देखा। उस समय पत्रकारिता की खनक होती थी, मिशनरी पत्रकारिता होती थी। जिस अधिकारी के पास चले गए तो वो उद्योगपतियों को बाद में बात करता था। इवन हमने देखा कि जनप्रतिनिधि भी बाहर बैठे रहते थे और हम लोगों को सम्मान दिया जाता था। तो हमने वो दौर देखा है और बड़ा नजदीकी से देखा। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, लिखने की बात है, उस दौरान हाथ से लिख करके सारे समाचार जाती थी। तब ये मोबाइल के जमाना नहीं था। हम लोग यहाँ से अखबार पूरे दिन खबर लिखते थे। हमने जागरण में भी काम किया 90 के दशक में, 89, 90, 91, 92। हमने देखा यहाँ पर रोडवेज से हम पैकेट बनाते थे और भेजते थे। वो जा करके मेरठ में वहाँ रोडवेज पर पेटिका लगी होती थी, उसमें डालते थे, तब वहाँ से निकल के आता था। एडिटर एडिट करते थे। तो वो दौर एक बड़ा संघर्ष का दौर था। धीरे धीरे वो अब ये क्रांति आती गई, कंप्यूटर का युग आ गया। उससे पहले फैक्स से जाती थी खबरें। और जहाँ तक जब 2003 में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारे समय के लिए हमने काम किया, तो हमने देखा कि हम टेप बनाते थे पूरी। वहाँ उस समय ऐसा दौर था कि अकेले हम ही दिखाई देते थे। तो हमको हर घटना पर, चाहे वो कालागढ़ में घटना हो रही है, चाहे अफजलगढ़ में घटना हो रही है, चाहे वो बागूवाला में घटना हो रही है, या इवन आपका नूरपुर में, जिले के जिस पार्ट में भी घटना हो रही है, हमको वहाँ मौके पर पहुँचना होता था। वहाँ जा करके हमको खबर बनानी होती थी। फिर उसको लेकर के बिजनौर आए, बिजनौर से उसको टेप को मेरठ भेजते थे। मेरठ आदमी रिसीव करता था, तब VCR सिस्टम से वो खबर स्टूडियो पहुँचती थी और तब जा करके उसको प्रसारित होती थी, वो उसको साया होती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे जो परिवर्तन का दौर आया, आज की पत्रकारिता पुरानी पत्रकारिता से बहुत आसान हो गई है। अब उतना संघर्ष इतना जरूर है कि आदमी को संघर्ष अपना स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन पत्रकारिता करने के लिए जो संघर्ष पहले हुआ करता था, साधन के अभाव था। इस समय सब साधन है आपके पास। मोबाइल है, अभी आप लाइव कर सकते हैं। अभी आप कहीं नूरपुर की खबर है तो किसी साथी से कह सकते हैं यार जरा उसके शॉर्ट बना करके भेज दीजिए। तब ना किसी पे कैमरे होते थे, ये मोबाइल इस टाइप के नहीं आते थे। तो उस समय का दौर और इस दौर में बड़ा भारी अंतर आ गया है और अब काफ़ी आसान हो गई। बस ये है कि आपको अपना जगह बनाने के लिए आपको ज़रूर संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अब आसान हो गया। सर 30 साल आपने पत्रकारिता जगत को दिया और अभी भी आप पत्रकारिता जगत में ही हैं। आपने वो दौर भी देखा होगा कि क्या संघर्ष, अपनी आपने बताया कि किस तरह का संघर्ष करना पड़ा था, कि खबरें किस तरह से हमें बनानी पड़ती थी और किस तरह से भेजा जाता था। आज झट मोबाइल का दौर है और पत्रकार वो खबर अपनी भेज देता है। पर सर कहीं ना कहीं मैं आपके लेख की बात करूंगा तो ये बात आज भी सामने आती है कि ज्योतिलाल शर्मा जी ने अगर कोई लेख लिख दिया है तो कहीं ना कहीं उस पर अधिकारी संज्ञान लेते हैं और वो लेख मैं लाखों जनता जो है, अपने बिजनौर की बात कर रहा हूँ, कई लाख जनता है वो आपके लेख को पढ़ती है। ऐसा क्या है सर आपके लेख में कि आप प्रयास क्या करते हैं सर, अगर आप जनता को और जो आपके युवा पत्रकार हैं, साथी हैं, उनको कोई प्रेरणा दे सकें सर, तो आप जरूर बताएं सर। देखिए मेरा मानना ये है कि कोई भी पत्रकार हो अपना जो काम कर रहा करता रहे, बखूबी रहे, लेकिन एक बात उसके मन में हमेशा होनी चाहिए कि हमको पीड़ित के साथ होना है। आपको कितना ही प्रेशर हो, कुछ भी हो, आपकी कलम में कहीं ना कहीं पारदर्शिता झलकनी चाहिए, निष्पक्षता झलकनी चाहिए। भले ही आपका कोई मित्र है, कहीं आप प्रभावित हो रहे हैं, कहीं संबंधों में प्रभावित हो रहे हैं, कहीं वो, लेकिन उसकी एक झलक आपको अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता की आपको हमेशा दिखानी चाहिए। आज मैं नई पीढ़ी के जो हमारे साथी हैं सर, मैं सबसे बड़ी एक चीज़ महसूस करता हूं कि आपके लाख संबंध हो सकते हैं, आपका रिलेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपको एक पीड़ित पक्ष की आपको ये देखना चाहिए इसके साथ अनजस्टिस हो रहा है। अगर कहीं अन्याय हो रहा तो मैं मानता हूं कि चाहे हम कुछ भी हो, कितना ही दौर बदल गया हो, कितना ही हम व्यावसायिक हो गए हों, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं वो जगह होनी चाहिए कि हम नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकें। और इंसाफ के लिए अगर दो शब्द हम लिख सकते हैं कहीं, तो हम मानते हैं कि सच्ची पत्रकारिता हम कर रहे हैं। मैं वास्तव में ये भी मानता हूँ आज के दौर में जहाँ हर तंत्र, लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं सर, चारों स्तंभ पर हमेशा उंगलियां उठती चली आ रही हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ इसमें अगर कोई सही दायित्व का निर्वाह कर रहा है
तो वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, ये पत्रकार साथी हैं हमारे, आज ये अभाव का जीवन जी रहे हैं और साधन ना होते हुए भी आज जिस परिवेश में काम कर रहे हैं वो वंदनीय है। और मैं नमन करता हूं अपने साथियों को कि वो इतना संघर्ष करके आज भी निष्पक्ष रूप से लोगों की बात उठा रहे हैं और उनकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अब माहौल ऐसा चल रहा है इस समय सर कि अघोषित रूप से आपातकाल, आप दो शब्द कहीं को लिख दीजिए तो कोई भी आपके खिलाफ मुकदमा कर देगा। अभी आप लिख दीजिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ, आप सच्चाई की बात करिए, आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर देगा। आप चक्कर काटते रहिए, ना आपको लीगल कोई फैसिलिटी कहीं प्रोवाइड हो रही है निःशुल्क, और ना ही कोई जनप्रतिनिधि आपके समर्थन में कोई आता है। ऐसा कहीं अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा कि पत्रकारिता को संरक्षण देने की कहीं बात हो रही है। हाँ, विदेशों में जरूर लोग आज सड़क पे आ जाते हैं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिंदा रखने के लिए सर, लेकिन हमारे यहाँ अभी ये परिपाटी शुरू नहीं हो रही है। जो भी हमारा साथी है वो अपनी जान जोखिम में डाल के और अपने दम पर पत्रकारिता कर रहा और इस गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा। वास्तव में आज की पत्रकारिता बड़ा वंदनीय है और नमन करने योग्य। सर, आपने पत्रकारिता की बात करी और आपने ये बताया कि आज की स्थिति कहीं ना कहीं ये है तो कि अगर कोई सच्चाई लिखने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा पहले तैयार रहता है, ये आपने बताया। और सर, ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जब आपने पत्रकारिता शुरू करी थी, आपके कुछ दोस्त होंगे, साथी होंगे जो आपके सहयोगी होंगे, पत्रकार साथी वगैरह, क्या उन्हें आप याद करना चाहेंगे? जनता को बताना चाहेंगे आपके कौन दोस्त थे, किन लोगों के साथ आपने स्टार्टिंग की और क्या रहा वो कुछ पल आपको याद हो तो, अगर आप शेयर करना चाहें सर। देखिए, मैं जब दैनिक जागरण में मैंने शुरुआत की 89 में सर, उससे पहले एक मैगजीन को हम संपादन करते थे, निकालते थे। तो मेरे साथ यहाँ दैनिक जागरण के इंचार्ज हुआ करते थे राधे कृष्ण बंधु जी। राधे कृष्ण शर्मा बंधु के साथ हमने जब काम किया तो मैंने देखा उनकी एक अलग ही एक झलक होती थी। मैं कई घटनाएं ऐसी देखी जो आज मैं महसूस करता हूँ। एक समय होता था कि 91 के आसपास में परमेश्वर अय्यर कलेक्टर आए थे सर, और उन्होंने पूरे प्रदेश को एक आइडियल 3 प्रोग्राम दिए। तब मैं उस समय युवा था, 18 साल के करीब एज रही होगी, 17-18 साल के करीब। मैं पढ़ने के टाइम से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया था। एक जुनून होता था रात दिन भागने का, दौड़ने का, कहीं भी घटना होगी हर घटना विजिट करने का बड़ा शौक था, इसलिए लोगों की चर्चाओं में रहते। तो मैंने ये देखा बंधु जी जब जाते थे, एक तो हमारे नए साथियों में मैं ये कहूँगा कि वो अपने सीनियर्स को एक देखें और मान सम्मान देना सीखें। हमने उनको देखा कि वो डीएम से जब मिलने जाते थे तो हम देखते थे कि उनका चलने का अंदाज क्या होता था, बैठ के उनके बात करने का तरीका क्या होता था, किस माहौल में किस तरह से बात करनी चाहिए। हमने उनसे ये सीखा कि वो जब बात करते थे और किस आंखों में आंखें डाल के जिस तरह से बात करते थे, मैं देखता हूँ आज उसका अभाव है। और जब सवाल करते थे तो अधिकारी अंदर से तिलमिला जाता था कि यार इन्होंने कहा क्या, और बेबाक टिप्पणी करते थे। तो वो अंदाज मुझे उनका बड़ा पसंद आता था और मैंने भी करीब करीब वही अपनाने की कोशिश की। और मैंने उस दौरान देखा परमेश्वर अय्यर की, मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, अब वो रिटायर भी हो गए होंगे सर, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में रहे और बड़े डेडली ऑनेस्ट आदमी थे। उन्होंने एक बार पूरा काफिला था, लिटरेसी का प्रोग्राम पूरे प्रदेश में उन्होंने दिया। जो आज साक्षरता अभियान चला, जो मुकाम तक पहुंचा, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने बिना एक पैसे के, बिना एक पैसा बजट लगाए खर्च किए, सरकार का निःशुल्क वो काम को चलाया था। इंडिया मार्ट 2 का जो आज ये नल आप देख रहे हैं पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में सर, ये प्रोजेक्ट उन्हीं का देन थी। और एक और प्रोजेक्ट उन्होंने चलाया था, सिटी फॉरेस्ट योजना। सिटी फॉरेस्ट का ये था कि जो पेड़ लगाए जाते थे, नगर वन जो कॉन्सेप्ट दिया था, वो परमेश्वर अय्यर ने दिया था। तो उस समय मैंने देखा कि बंधु जी की जो हमारे सीनियर थे, उनको एक बार प्रोग्राम में जाना था, इसी तरह नगर वन का वृक्षारोपण होना था बैराज में। सुबह को करीब 25,000 के करीब छात्र छात्राएं को लोगों को लगाया गया था और पेड़ लगाए जाने थे। तो मैंने उनका देखा कि उन्होंने कहा कि 7:01 बंधु जी आपको वहाँ पहुँचना है। तो वो 7:02 हो गए, तो वो उनका वेट कर रहे थे कि यार ये मिस्टर बंधु नहीं आए। तो मैंने देखा पूरा प्रशासनिक काफिला था, एकमात्र पत्रकार की इंतजार करने के लिए सैकड़ों अधिकारी वहाँ मौजूद थे। तो पत्रकारिता की वो हनक होती थी। और उनको देख करके जब कोठी पे जाते थे तो कलेक्टर अलग एक बाहर तक छोड़ने आते थे और उनको लेने आते थे। तो मेरे दिमाग में यही था कि ये पत्रकारिता का जो स्तर है, जो सम्मान है, उस दौरान हमने देखा, उसी को देखते हुए मन करता था कि ये हमने भी उस आनंद को भोगा।
तमाम अधिकारी कई बार बात करनी होती थी तो वो गाड़ी भेजते थे, बात करते थे और जिले पर डिस्कस करते थे। लेकिन अब उस चीज़ का अभाव है, अब ना उस तरह के अधिकारी रहे, अब लोगों की सोच, अधिकारियों की सोच भी बदल गई। अधिकारी भी शॉर्ट टाइम में ही अपना सारे उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं, तो उनके पास भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है समय का अभाव हो। लेकिन पत्रकारिता का जो दौर वो था, वो स्वर्णिम काल था। अब धीरे धीरे वो, मैं ऐसा नहीं कि भविष्य में और क्रांति होगी, और क्रांति होगी तो नया इतिहास लिखा जाएगा, नई इबारत लिखी जाएगी और नई क्रांति होगी। सर, जिस तरह से आपने 30 साल का संघर्ष किया, मैं फिर से वही क्वेश्चन करूंगा और जनता जरूर जानना चाहेगी और तमाम पत्रकार साथी भी जानना चाहेंगे आपसे, जिन्होंने प्रेरणा ली है और प्रेरणा लेना भी चाहेंगे, तमाम युवा साथी हैं। सर, इन 30 सालों में कभी, जैसे आपने बताया आज का दौर के 2 शब्द लिख दीजिए, मुकदमा तैयार है। सर, इन 30 सालों में कहीं आपके साथ कुछ ऐसा मामला सामने आया कि आप पे दबाव डाला हो कि ये खबर मत चलाना, या इस तरह की खबर भाई इसे दबा दी जाए, कोई ऐसा जो आप शेयर करना चाहें सर? देखिए, ऐसी तो घटनाएं अनगिनत हैं दबाव डालने की। हमेशा हमारी लड़ाई हमेशा, जब प्रशासनिक अधिकारी पत्रकारों की तारीफ करने लग जाएं तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ ब्लैक है। हमने ये देखा है कि हम लोगों के खिलाफ आज भी इतनी शिकायतें वहाँ पड़ी हुई हैं कि साहब ये इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कहीं तक ये शिकायत नहीं की पैसे की कोई शिकायत हो, हमने ब्लैकमेल किया हो। हमने जनता की आवाज़ उठाई यार, वो उठाते रहना चाहिए। कई घटना हुई यहाँ पर। एक बार दारानगरगंज में ग्रामीणों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच संघर्ष हो गया। पंचायत चुनाव था, 3 बार रिपोलिंग हुई। उस दौरान कलेक्टर बिल्कुल एक पक्ष से हमसाज हो गए। हम लोगों ने खबर चलाई, दुनिया भर का डराया गया, धमकाया गया, हमारे खिलाफ चिट्ठी लिखी गई। हमारी पत्रकार की मान्यता समाप्त कराने के लिए कई 6 महीने प्रयास करके कलेक्टर ने हमारी जो शासन से, सरकार से मान्यता थी, हमारी पत्रकार की सर, मान्यता प्राप्त पत्रकार थे, वो ख़त्म कराया। लेकिन हमने वो अपना अभियान जारी रखा और हमारे यहाँ संस्थान में भी तमाम चिट्ठियाँ लिखी इन्होंने कि इसको हटा दीजिए। लेकिन हमें गर्व की बात है कि हमारे संपादक, उस समय रणविजय सिंह संपादक हुआ करते थे, उन्होंने कहा नहीं, वेरी गुड, और आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, इससे आप अपनी सच्चाई पे कायम रहिए और चलते रहिए। कलेक्टर आते हैं, चले जाते हैं, लिख रहे हैं, अब उनको लिखने, उनका काम कंप्लेंट करने का, हमारा उसकी जांच करने का। हमने अपनी जांच में पाया आप कहीं पक्षपात नहीं है, आप कलम लेखनी साफ सुथरी है, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया और हम आज भी संस्थान में काम है। भले ही मान्यता के लिए हमने दोबारा अप्लाई नहीं किया, लेकिन हमको इसका गम भी नहीं है। कई बार कई अधिकारियों ने यहाँ तक कि मरवाने की कोशिश की, हमारा फ़ोन लिस्निंग पर रहा। एक यहाँ पुलिस अधीक्षक रहे श्री आलोक सिंह जी, उन्होंने हम लोगों के फ़ोन लिस्निंग पर ले रखे थे, हमारे फ़ोन टेपिंग हुए, सपा सरकार थी, कई बार मामला उठाया हमने। उन्होंने कई बार परिवार के लोगों को फंसाने की कोशिश की, हालांकि बाद में वो हमारा उनके मतभेद दूर हो गए। लेकिन हमेशा जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे, आपको दबाने का प्रयास किया जाएगा, आपको क्रश करने, कुचलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप अपनी जगह सही हैं, तो कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको क्रश कर सके, कुचल सके। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वो बात अलग है कि कुछ क्षणिक आप परेशान हो सकते हैं, 1 साल 2 साल आप दिक्कत में रहेंगे, लेकिन लंबे समय तक आप दिक्कत में रहेंगे और जीत अंततः आपकी होगी और समाज आपको स्वीकार करेगा। सर, कहीं ना कहीं प्रशासन की बात की जाए, देखिए पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है सर। पत्रकार जो हैं, अगर वो अब इस बात को कहीं ना कहीं अगर उजागर नहीं करेंगे, कहीं कोई घोटाला हो रहा है या कहीं कोई पीड़ित है, परेशान है, अगर उस बात को नहीं उठाएगा तो इसे उठाएगा कौन? जनप्रतिनिधियों को आप सर देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपने भी 30 साल का दौर सर जिया है इस पत्रकारिता में। और सर, मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि आप उन अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे? उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि अगर पत्रकार ये बात नहीं उठाएगा तो आखिर कौन उठाएगा सर? देखिए, मैं तो अधिकारियों से केवल एक अपेक्षा करना चाहता हूँ। हालांकि अब काफ़ी कम हम लोगों ने संपर्क, जितना पहले रखते थे उतना अब थोड़ा कम कर दिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप कोई भी अधिकारी हो, आप अगर किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार भी आपका नहीं। हाँ, जनता, अगर आप किसी पत्रकार साथी का सम्मान नहीं कर सकते तो आम आदमी का भी सम्मान नहीं कर सकते। और पत्रकार में मैंने ये अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि आप, चूंकि पत्रकार हर समाज के हर तबके से जुड़ा रहता है,
उसका हर तबके पर पकड़ है। वो एक रिक्शा पोलर के साथ भी बैठता है, वो एक कलेक्टर के साथ भी संपर्क में रहता है, वो एक सिपाही से भी संबंध रखता है, होमगार्ड से भी संबंध रखता है, एक थाना इंचार्ज से भी संबंध रखता है, बीट कांस्टेबल से भी उसकी नज़दीकी होती, चौकी इंचार्ज से भी नज़दीकी होती। हर स्तर के आदमी से उसका लगाव जुड़ाव होता है। तो अधिकारियों को उससे जितना फीडबैक मिल सकता है समाज के बारे में, किसी भी योजना के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में जितना फीडबैक पत्रकार दे सकता, समाज का कोई भी व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस है आपकी, एलआईयू है, पत्रकार के सामने सब फेल है। मैं एक घटना आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों फ्लड आ गया है। यहाँ कलेक्टर श्री अजयदीप सिंह थे। सुबह के 4 बजे किसी को कोई पता नहीं कि कहाँ फ्लड आ रहा, क्या आ रहा, कोई नहीं, कोई एलआईयू की इंफॉर्मेशन नहीं, कोई तहसील नहीं, कुछ नहीं। सुबह के 4 बजे मुझे एक फोन आया, एक व्यक्ति ने कहा कि साहब यहाँ पानी आ गया और भाई साहब बचा लीजिए। हमने यार कलेक्टर को फ़ोन करिए, एसडीएम को फ़ोन करिए, पटवारी को करिए, प्रधान को लेकर आइए। कहने लगा भाई साहब मेरी नज़र में तो सब कुछ आप, अब क्या करना, मेरा दायित्व पूरा हो गया, अब आपको क्या करना आप पता करिए। तो मैंने डरते डरते, चूंकि पर्सनल नंबर था अजयदीप सिंह जी का, मैंने उनको डरते डरते कहा, मैंने भाई साहब ऐसे ऐसे सूचना आ रही है, आप एक बार पुष्टि करा लीजिए। उस कलेक्टर की मैं तारीफ करूंगा, उसने बिना कुछ सोचे मेरी बात पे यकीन करते उसी क्षण गाड़ी उठा करके ड्राइवर को पकड़ा, उसी क्षण गाड़ी उठा करके अकेले खड़े थे वहाँ, और पूरे कई हजार लोगों की जान, उस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से कई हजार लोगों की जान बच गई। कलेक्टर आज भी वो रहे, कमिश्नर होकर रिटायर हुए अलीगढ़ से, और डीएम बागपत की रहे। वो हर जब भी मैं मिलता हूँ या किसी कार्यक्रम में होते हैं पत्रकारों के, हमेशा इस घटना को उल्लेख करते हैं कि पत्रकार से जितना फीडबैक मिल सकता, कोई भी संस्था देश की, इंटेलिजेंस हो या तहसील की इकाई हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जितनी सच्ची सूचना और सटीक अखबार वाला दे सकता है, उसके मुकाबले कोई दे ही नहीं सकता। तो उस एक सूचना से इतना बड़ा खतरा टल गया और इतने लोगों की मदद हो गई। वो जब भी बराबर में उस दौरान फ्लड आया तो हमें अक्सर अपने साथ रखते थे, और मैंने रात के 2 बजे ही फ़ोन कर दिया तो मेरा फ़ोन उठता था। ये उनकी अच्छी बात थी। और जब भी वो ऐसे जिले से गए, बागपत में गए, उन्होंने हमेशा बुलाया, अलीगढ़ जब गए तो उन्होंने वहाँ भी बुलाया। अब वो रिटायरमेंट के बाद लखनऊ में रह रहे हैं, तो वो जब भी फ़ोन पर बात होती है तो आज भी याद करते हैं, यार पत्रकार से जितनी मदद मिल सकती इतनी मदद मुझे आज तक किसी अधिकारी से मिली ही नहीं। सर, आपने पत्रकारिता जगत के बारे में बताया, समाज को सुधारने की बात भी बताई कि अधिकारियों को भी आपने कहा कि इस तरह से होना चाहिए। अब सर, जनता ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर ज्योतिलाल शर्मा जी हैं कौन? आखिर आपका सर जन्म कहाँ हुआ? आपके बाबूजी क्या करते थे? आप कितने भाई बहन थे? और सर किस तरह से आपका, फिर से मैं वही बात करूँगा, संघर्ष स्टार्ट हुआ सर बचपन से थोड़ा सा? देखिए, अभाव में जीने वाला और जनता से जुड़ने वाला फक्कड़ किस्म का आदमी ही पत्रकार बन सकता है सर। तो हमारी शुरुआत भी स्टूडेंट लाइफ से, हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट में चलना, समस्याओं को लेकर संघर्ष करना, इसी को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत की। बिजनौर के पास छोटा सा गांव है कम्भौर, वहाँ के मूल निवासी हैं। बचपन में एक किताबों की दुकान हमारे फादर की रही। हम 5 भाई 2 बहनें हैं, और पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं हूँ, बाकी सब अपने कारोबार से लगे हुए हैं। दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। अब यह छोटी सी झोपड़ी जिला मुख्यालय पर अपनी है, यहीं रहते हैं। और हमें ये संतुष्टि है कि समाज जो हमने किया, समाज आज भी हमें सम्मान की दृष्टि से देता हो। सरकार किसी की भी रही हो, पार्टी कोई भी रही हो, अगर हम किसी अधिकारी के पास बैठे हैं, किसी पार्टी का जिला अध्यक्ष है या जनप्रतिनिधि है, तो उसकी नज़र में आज वो हमको ये मानता है कि ये हमारा है। पत्रकार की असली उपलब्धि उसकी है कि हर पार्टी का आदमी, हर समाज का आदमी उसे अपना माने, उसे दुश्मन ना माने, दोस्त माने। यही हमारी उपलब्धि है। और यही समाज में एक हम लोग साथियों को भी हम कहना चाहेंगे कि संबंध हर एक जगह रखो, और ऐसे रखो कि आप बिल्कुल पारिवारिक रखो। जहाँ तक मंच की बात है, जो होगा चाहे वो किसी को बुरी लगे, हमेशा साफ बात करिए, इंसाफ की बात करिए, और ज़रूर रखिए कि अगर कोई पीड़ित है तो उसकी बात, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो सके। हमारी कलम से कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, हमारी कैमरे से नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। यही हमारी सच्ची और सही उपलब्धि। सर, जब आप पत्रकारिता में आए तो आपके परिवार वालों ने आपको सपोर्ट किया या कहा कि पत्रकारिता क्यों ज्वाइन कर ली, बाबूजी वगैरह ने? देखिए, जहाँ तक, चूँकि हम अभाव में रहने वाले लोग,
पत्रकारिता में तो जो आता है वो अभाव में, और पूरी जिंदगी उसकी ऐसी ही निकल जाती है। सर मैंने कभी किसी पत्रकार को जो जमीन से जुड़ा हुआ उसे किसी कोई बड़ा उद्योगपति बनते हुए नहीं देखा। उसने बहुत से बहुत 2 कमरों का मकान बना लिया हो। हाँ, हम जरूर लोगों के निशाने पर रहते हैं। हर अधिकारी, हर जनप्रतिनिधि बात हमारे ऊपर उंगली उठाता है, जबकि हमने देखा समाज में आज भी सही दायित्व का निर्वाह कर रहा है तो वो पत्रकार है। और जहां तक जनप्रतिनिधियों की बात है, चाहे वो प्रधान को ले लीजिए आप, उंगली उठाएगा पत्रकार पर, लेकिन एक योजना में अगर वो प्रधान रह लेता तो उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती। हम ये कहते हैं कि पत्रकार 25 साल, 20 साल, 15 साल, 10 साल भी पत्रकारिता कर लेगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो फिर और गरीबी की दलदल में चला जाएगा। और इस क्षेत्र में जो भी साथी आए, मैं तो उनसे कहूँगा कि वो साइड में बिजनेस जरूर करें, तब इस क्षेत्र में आए, और तभी वो निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर पाएंगे। वन्यथा अभाव में वो दम तोड़ देंगे और बड़ी दिक्कतों का सामना लगातार करते रहेंगे। सर, अपनी बाबूजी की कोई याद आपको हो, आप जनता से शेयर करना चाहें, कोई आपको ऐसी याद हो? देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मैंने ये देखा है 90 के दशक में सर, जब उनकी डेथ हो रही थी, मुझे एक घटना याद आती है। मेरे फादर की जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन अमन कमेटी की बैठक यहाँ थी। मुझे बार बार तहसील चौकी हमारी पड़ती है सर, वहाँ से लगातार सिपाही 3 बार बुलाना है कि सीओ साहब बुलाना है, सीओ साहब बुलाना है। उस समय ये होता था कि कोई भी मीटिंग बिना पत्रकार के पूरी नहीं होती। अगर पत्रकार नहीं आया तो उस मीटिंग को अधूरा माना जाता। तो अफसर जानबूझ करके वो ये बुलाते थे, तब फोन का सहारा नहीं होता था, तो बराबर आदमी आता था और बुलाने के लिए आता था कि आपको चलना है, साहब बुला रहे हैं, साहब बुला रहे हैं। तो मुझे अभी याद है वो घटना 94 की, कि वो मुझे बुलाने के लिए, अमन कमेटी की बैठक थी, उसमें मुझे बुलाने के लिए आया। मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ, फादर की तबीयत ठीक नहीं। लेकिन जब 3 बार सिपाही आ गया बुलाने के लिए, तो मेरे फादर ने कहा कि तू जा, मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जब किसी अधिकारी ने बुलाया है तो आप जाइए, आपके संबंध है और संबंधों को तरजीह दीजिए। और वो घटना, मैं अमन कमेटी की बैठक में गया, मीटिंग खत्म होने को थी, लास्ट अतिथि का भाषण चल रहा था, वो तभी मुझे सूचना है कि उनकी डेथ हो गई। तो वो घटना मुझे आज भी याद है, वो क्षण आज भी याद है कि उन्होंने कहा यार समाज के प्रति भी तुम्हारा दायित्व है। अमन कमेटी की बैठक है, उस दौरान सौहार्द के को लेकर ज़्यादा बल दिया जाता था। अब तो हर दौर बदल चुका है, अब इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। उस समय 90 में दंगा हो चुका था, उसके बाद माहौल बड़ा तनावपूर्ण रहता था, अधिकारी बड़े संवेदनशील रहते थे, पत्रकारों की हर जगह मदद लेते थे कहीं भी। तो मैंने ये देखा कि तो हमारे जो फादर ने ये सीख दी कि अपने दायित्व का सही रूप से निर्वहन करो, और इस समाज को कहीं आप काम आ सकते हैं तोड़ने को, तो दुनिया तोड़ रही है, लेकिन आप कहीं जोड़ने का काम कर सकते हैं तो आपको जोड़ना चाहिए। और उसी के हमारा ये प्रयास रहता, कहीं भी सौहार्द की बात हो, कहीं भी तनाव की बात हो, तो हमारे मन में वो ब्लड है, वो खून आता शरीर में कि बिजनौर में कभी भी तनाव रहा हो तो मन हमारा हमेशा हिंदू मुस्लिम के जो कॉर्नर है, जहाँ जो बैठक बिजनौर में, हम अनायास ही 10-11 बज जाते हैं। अब हम भले ही 9 बजे घर में चले जाते हैं, लेकिन उस दौरान जब भी तनाव होता तो 12-1 बजे से पहले अपने घर से घुसने को मन नहीं करता। उस तनाव के बीच में जहाँ मुस्लिम कॉर्नर होते हैं तो हम अपने मुस्लिम साथियों से जरूर मिलते हैं, और उसे माहौल को सौहार्द बनकर, माहौल को तनाव के बजाय सौहार्द में बदलने के लिए जो प्रयास हम कर सकते हैं वो प्रयास करते हैं। सर, आखिरी सवाल, आपने इतना समय दिया पत्रकारिता जगत को, जनता ये जानना चाहेगी, और पत्रकार साथी भी बहुत से हमारे और युवा पीढ़ी भी ये जरूर जानना चाहेगी, आखिर इन सालों में ज्योतिलाल शर्मा जी ने ऐसा क्या कमाया जिस बात से उन्हें गर्व हो? देखिए, मैंने इतना कमाया कि बताना कम पड़ जाएगा। आज भी सभी संस्थानों की, पत्रकारिता के जितने भी संस्थान हैं, अखबारों के जितने भी संस्थान हैं, जितने भी चैनल हैं, सब बदहाली का शिकार है पिछले 10 साल से। और पत्रकार साथियों को, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े दिग्गजों को आज जीवन निर्वाह करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और बड़े अभावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। और बड़े बड़े आप हस्तियों को देखिए कि उनकी लेखनी, उनकी टिप्पणी, उनकी सोच कहीं ना कहीं कैद होकर के रह गई है।
किसी पार्टी पक्ष की पार्टी के पक्ष में किसी, और उनकी निष्पक्षता प्रभावित हुई है। लेकिन मुझे आज भी ये गर्व है, मुझे आज भी इतना पत्रकारिता ने दिया है कि मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो घर से अच्छा खाता हूँ, घर से अच्छा पहनता हूँ, और पूरा जिला मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा घर है। कहीं मुझे ये महसूस नहीं होता कि ये मेरा परिवार नहीं है। अभी भी मैं कहीं, मुझे ये पता नहीं चला 10-12 साल, कई बार सैलरी की दिक्कत पड़ी, कई बार संस्थान का ये हुआ, और मुझे ये कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे अपने मन को मार के, अपनी आत्मा को दबा करके कोई ऐसा काम करूं जिससे मैं लाभ कमाऊं। ऐसी हालात ईश्वर ने ना पैदा करने दी। मुझे ये लगता है कि मेरा जो 3 दशक का जो समय है वो बड़ा सार्थक हुआ, और आज भी मुझे मान सम्मान की दृष्टि से मैं ये महसूस करता हूँ कि जब बिजनौर में कहीं कोई बात आती है, कोई कार्यक्रम की बात आती है, किसी भी पटल में आती, मेरे अपने साथियों की बात, अपने परिवार की बात आती, तो मुझे ये गौरव है कि वो बड़ा सम्मान के साथ मुझे बुलाते हैं और मुझे याद करते हैं। बिजनौर में मैं ये मानता हूँ कि 90% शादी विवाह या अन्य कार्यक्रम होंगे जहाँ मुझे सम्मान से न बुलाया जाता हो। ऐसा मुझे नहीं लगता यहाँ कि कोई कार्यक्रम ऐसा हो जो हम लोगों के बिना जो पूर्ण होता हो। तो ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और पत्रकारिता को जो इतना समय दिया वो स्वर्णिम पल था मेरा, और अभी भी मैं कोशिश ये करता हूँ। मानता हूँ खैर अभाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता का जहाँ तक सवाल है, अभी भी ये इस पेशे की अभी इतनी दुर्गति नहीं हुई है। अभी भी मान सम्मान से लिया जा रहा, लेकिन हालात समय बदलते रहते हैं। वो दौर भी आएगा। वो बात अलग है कि इस समय दौर थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, वो दौर भी आएगा। फिर से पत्रकारिता के पत्रकार साथी अपने उसी उरोज पर पहुंचेंगे, उसी स्थान पर पहुंचेंगे और अपना मान सम्मान पुनः पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं पत्रकार साथी, उन्हें सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मित्र संवाद के माध्यम से? सर देखिए, मेरे जितने साथी, मेरे युवा साथी जो हालांकि पत्रकारिता के क्षेत्र में अब लोग बाग आ नहीं रहे, वो इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि पत्रकारिता मिशनरी की बजाय व्यावसायिक हो गई है, और इसमें आकर के वो कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन करना उनके लिए संकट का विषय है। तो मैं मानूंगा ये कुछ आज के दौर में वैसे भी हर प्रोफेशन पे इस तरह मंदी की मार है, कुछ हालात की मार है, या आप कुछ ग्लोबिंग उसको मान लीजिए, संकट मान लीजिए। लेकिन अभी इतना बुरा दौर नहीं। वो थोड़ा इसके साथ साथ, पत्रकारिता के साथ साथ कोई अपना साइड बिजनेस जरूर करें, और अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए पत्रकारिता के साथ नाइंसाफ़ी ना होने, ये मेरा उनको संदेश है। वो कहीं ना कहीं अपनी निष्पक्षता और पीड़ितों के साथ हमदर्दी जरूर बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आज ज्योतिलाल शर्मा सर थे। इन्होंने पत्रकारिता जगत में अपना 30 साल का वक्त दिया, और इन्होंने वाकई में कमाया जो वो आप भी जानते हैं और पत्रकार साथी भी जानते हैं। आज भी इन्हें कहीं ना कहीं कई प्रोग्रामों में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है, और जहां भी ज्योतिलाल शर्मा जी का नाम आ जाता है, लोग जान जाते हैं कि ज्योतिलाल शर्मा आखिर कौन है। हम कल फिर किसी और के साथ और उनके संघर्ष की कहानी आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।